गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है एक मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट जो कि मेरे साथ अनअकैडमी पे पढ़ती थी। इनका बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है, हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए। पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ और इनकी रैंक कहाँ कहाँ आई है। सबसे पहले इनकी गैटवी की रैंक AIR 2 है। इनका IIT जैम में AIR 88 आया है। इनका गेट एक्सेल भी क्वालिफाइड है और उससे इनको IIT मद्रास और खड़गपुर में इनको ऑफर किया गया एडमिशन। उसके अलावा इनका टिफर क्वालिफाइड है, इंटरव्यू भी क्वालिफाइड है। टिफर मुंबई में अभी वेटिंग लिस्ट पे है, ये हैदराबाद टिफर क्वालिफाइड है इंटरव्यू। NCBS बैंगलोर है क्वालिफाइड, NBRC आईसर पुणे ये सब क्वालिफाइड है। फाइनली इनका IISc बैंगलोर में एडमिशन इन्होंने ले लिया है। इसके अलावा इन्होंने आईसर मोहाली में भी इनका रिटर्न क्लियर हो चुका है, आईसर भोपाल में भी इनका रिटर्न क्लियर हो चुका है। तो लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं गैटबी के साथ। तो आपने गैटबी की किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू की थी? तो मैम फर्स्ट तो यही कि मैंने अपना प्रिपरेशन IIT जैम के लिए स्टार्ट किया था। वो पिछले साल 2021 में अराउंड मई जून में मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी का। वहीं से सबसे पहले मैंने सोचा था कि मुझे IIT जैम को प्रिपेयर करना है। फिर IIT जैम से पहले ही TIFR का एग्जाम आता है, तो सबसे पहले TIFR के लिए मेरा प्लान यही था कि अक्टूबर तक मेरा बायोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, जो भी मेजर टॉपिक्स है बायोलॉजी में। उसके बाद फिर आप TIFR का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है IIT जैम से। तो फिर लास्ट में जो एक महीना रहता है उसमें मैंने सिर्फ TIFR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, और जैसे कि TIFR में आपने कहा था कि वो CSIR के सेक्शन C से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ के कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने करने लगे थे मैंने, क्योंकि लेवल उतना हाई नहीं रहता बट टाइप उसी टाइप से रहता है। तो मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चंस करे थे TIFR के लिए। फिर जैसे TIFR खत्म हो गया फिर मैंने जैम के लिए फिर रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो भी आप करवाती थी वो मैंने अटेंड करे। हाँ, लेकिन मेरा ये रहता था कि मैं क्लासेस लाइव नहीं देख पाती थी, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लेती थी, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस मैं लाइव में आके करके जाती थी। और फिर जैम के लिए जो भी, और जैम के साथ साथ जो भी और प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे MSc के लिए वो भी मैंने किए थे। तो उसके उसी मतलब वही करते करते मेरा जैम का जितना प्रेपरेशन होना था वो हो गया। और जैम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको +2 लेवल का चाहिए होता है, तो उसके लिए आप NCERT रेफर कर सकते हो। NCERT में मतलब नीट लेवल उतना हाई जाने की जरूरत नहीं, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जैम में क्वेश्चंस बनते हैं और मेरे हिसाब से वही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बायोलॉजी सब पढ़ के जा रहे होते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से निकाल ले तो उसी के हिसाब से आपका रैंक बन जाएगा। तो फिर जैम होने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे जैम से, टू बी ऑनेस्ट, बट उतना हो नहीं पाया। मेरा रैंक 88 आया था जैसा आपने बताया। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके साथ भी बहुत जगह अप्लाई मैं कर सकती हूँ, तो अप्लाई करने लगती हूँ। उसके बाद गैटवी का नोटिफिकेशन आ गया, तो गैटवी में 1 महीना टाइम दिया गया था। तो मैंने सोचा कि यार 1 महीने में बहुत कुछ मैं नहीं कर सकती, और मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत वीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स छोड़ दिया था। तो मुझे पता था उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, मैं अगर छोड़ भी दूँ सारे क्वेश्चन तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक का एक पार्ट आता है, वहां पर भी मुझे बस बेसिक वो फर्मेंटेंस वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन बहुत इन डिटेल्स जो मतलब वो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह वो तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने वो पार्ट भी छोड़ दिया। तो फिर वहां मैंने काउंट किया अच्छे से कि मैक्सिमम यहाँ से 20 to 25 क्वेश्चंस बनते हैं, और मेरे पास 100 में से 60 क्वेश्चंस निकालने होते हैं आपको। तो वो पार्ट कंप्लीटली मैंने हटा दिया। फिर वो 1 महीने में मैंने सोचा कि जितना बाकी सिलेबस बच रहा है बस मुझे उसी पे फोकस करना है, कि यहाँ से मेरे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो फिर मैंने उस तरफ अपना पूरा डेडिकेशन दिया, और वही जो मेरे पास नोट्स सारे बने हुए थे अनअकैडमी मतलब जैम के टाइम से, जो मैंने अनअकैडमी से नोट्स ले रखे थे, बस मैं वही नोट्स रिवाइज करती गई। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही कि मैं जब भी क्लासेस करती थी तो वीक के एंड में मैं क्या करती थी, एक शीट ऑफ पेपर लेती थी और जितने बस फॉर्मूलाज है वो मैं अलग से नोट डाउन कर लेती थी, कि क्वेश्चंस अलग कॉपी में है, बस फॉर्मूला की एक शीट बनी हुई थी। तो वो जब मैं एग्जाम हॉल में भी जाती थी तो मैं वही शीट लेके जाती थी, कि बाहर खड़े होकर बस उतना ही रिवाइज करके आप चले जाओ, आपका हो जाएगा। क्योंकि कैडवी में क्या होता है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फॉर्मूला अगर ठीक से याद रहे तो आप आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हो ये। और वहाँ पे मैथ्स जो होता है वो 12th लेवल का भी नहीं आता, वो 10th लेवल का आता है।
तो मैथ्स के लिए आप क्या करो कि कोई भी, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस प्रेपरेशन के लिए जो एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको बहुत वो बेसिक प्रॉफिट लॉस, फिर वो एरियाज वगैरह, उन सब का छोटा छोटा जो क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, फिर वर्क टाइम, वो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। एक फिर से अलग से वही फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला लिख के मैंने रख दिए थे, उसी में मेरा हो गया गैटवी का। फिर लास्ट में एक्चुअली मेरा हुआ ये था कि 19 अप्रैल को मुझे बैंगलोर जाना था IISc का इंटरव्यू देने, और गैटवी का एग्जाम 23 को था, और बीच में तब मेरे कॉलेज के सेमेस्टर्स भी चल रहे थे। मतलब 19 को मैंने एग्जाम दिया बैंगलोर का, फिर 20 को मेरा कॉलेज सेमेस्टर, फिर 21 को कॉलेज में छुट्टी था, 22 को फिर से कॉलेज, और 23 को मेरा गैटवी। तो उस टाइम में बिल्कुल एकदम जैम पैक्ड टाइप था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बायोलॉजी तो मेरा हो ही रहा है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में भी बायोलॉजी लग रहा है, और मैथ भी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछ ही लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालने दे देते हैं, तो वो मैथ भी मैंने वो कर लिया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब मैं वापस आई बैंगलोर से 20, वो 3 दिन में मैंने बस फॉर्मूला शीट रिवाइज किए, और जो भी प्रैक्टिस सेशन के पहले से क्वेश्चन थे, मतलब मैं क्या करती थी, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ना हो पाए, जो भी क्लास में ये आंसर गलत टैप हो गया, तो मैं एक कॉपी लेके बैठती थी, मैं वो गलत वाला क्वेश्चन हमेशा नोट डाउन कर लेती थी, कि बाद में जैसे कि मुझे जब पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा गलत है, तो वो मैं जाके रिवाइज कर सकूं। इससे क्या होता है कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो दोबारा गलत होने की कोई चांस नहीं बच रही है। तो वही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी ओवरऑल, और इसी तरह मैंने गैटवी का एग्जाम दिया। और एग्जाम हॉल में ये था कि वहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, तो जैसे मैम ने बता दिया था कि आपको पहले सेक्शन बी करना है फिर सेक्शन ए करना है, तो मैं सेक्शन जब बी करने बैठी तो मैं एक के बाद क्वेश्चंस करती गई। फिर ओवरऑल मैंने देखा मेरे 60 क्वेश्चंस हो गए, मतलब उसके बाद और क्लिक ही नहीं हो पाता। फिर मेरे को कुछ क्वेश्चंस में डाउट लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनको अभी साइड में रख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया था अपने वो जो रफ शीट में दिया था, फिर मैं पार्ट ए में मूव कर गई। वहां से भी मैंने कुछ 46 क्वेश्चंस बना लिए थे, मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ 46 क्वेश्चन सही है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा रिस्क रहता है, वो मतलब 70-30% का चल रहा था, बट मैंने दे दिया कि चलो ठीक है, सेफ स्कोर पे है अभी भी रैंक। फिर मैं वापस आई सेक्शन बी में, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन डाउट लग रहे थे उनको हटा के जो दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्ट थी, मैंने फिर उनको क्लिक किया। तो ऐसे मैंने एग्जाम दिया। और मैंने एक चीज किया था, मैं एग्जाम हॉल से निकल के मुझे लग रहा था कि हाँ एग्जाम अच्छा गया है, क्वेश्चन मतलब मैंने बहुत रिलैक्स माइंड में दिया था, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी कि कैसे होगा। तो इस बार मैं सोचा कि नहीं, रिलैक्स आराम से बैठ के तो हो जाएगा। तो वापस आके जब आंसर की आया तो मैंने सोच लिया था मैं मार्क्स चेक नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी तो मैं डर में। और तब मेरा बिल्कुल एकदम CIFR भी था, सारे ये सब इंटरव्यूज भी थे, तो फिर मेरा ध्यान भटक जाएगा बिल्कुल। मैंने बिल्कुल नहीं देखा था आंसर की। फिर एकदम से रिजल्ट का जिस दिन रिपोर्ट कार्ड मतलब रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड आया, सबसे पहले मैंने स्कोर कार्ड देखा। मैं देखा वहां पे लिखा हुआ है 201.5। मैंने सोचा 201.5 मतलब 10 में रैंक आ जाना चाहिए। फिर मैंने रैंक कार्ड देखा तो मैंने देखा 2 लिखा हुआ है। मैं सोचा यार गलत कुछ नहीं प्रिंट हो गया, 201.5 होना चाहिए था, फिर से 2 लिखा हुआ है। मैं सोचा नहीं 2 ही लिखा हुआ है। तो मैंने घर पे बताया तो घर वाले भी, मतलब मेरी मम्मी ने पहले पूछा कि बेटा तुम ठीक ठाक देख तो रही हो ना, कि कुछ और देख रही हो, कुछ और बता रही हो। मैंने कहा नहीं मैं ठीक ही देख रही हूँ। तो फिर वही फाइनली हुआ, मतलब बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए मेरा रैंक। I can understand। तो फिर वैभवी, आपने जैसे कि आप कर रहे थे प्रिपरेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ भी कहो बायोलॉजी होता है, भले हम कोई भी एग्जाम की बात करें, तो आप बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाते थे? मेरा यही था कि क्योंकि मैं लाइव क्लासेस देख नहीं पाती, तो मैं रिकॉर्डिंग देखती थी। और मैं रिकॉर्डिंग क्या हर दिन का जो सिलेबस चल रहा है, क्या जो कोर्स मैम करवा रही थी, तो उसका मैं हर दिन शाम को अगर कॉलेज रहे, हमारे टाइम में तो कॉलेज था नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, फिर शाम को बैठ जाती थी पढ़ने। और बायोलॉजी का उस दिन का वो क्लास में बिल्कुल पूरा देख लेती थी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखती थी, पर पूरा एकदम उसी दिन मैं खत्म करने का टारगेट रखती थी। और मैंने ये सोचा था कि मेरे को 1 महीने में 2 अगर मैं टॉपिक्स, मतलब जो ब्रॉड टॉपिक्स है जैसे कि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ऐसा 2 अगर मैं कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, तो फिर मेरा हो जाएगा, विद इन द टाइम स्पैन हो जाना चाहिए मेरा। तो वही, और मैम जो आप जैसे आप लिखती हो तो स्क्रीन में जैसे नहीं आ जाता वैसे ड्रॉ करके, जो भी जैसा ड्राइंग आप बनाती थी, मैम ने कहा था कि आप हमेशा लिखो कम, ड्रॉ ज्यादा करो, फ्लो चार्ट ज्यादा बनाओ, टेबल्स बना दो। तो मैंने भी वही किया था, मतलब हर चीज सेल सिग्नलिंग के मेम्ब्रेन बना दो, फिर रिसेप्टर्स बना लो, फिर रिसेप्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको एरो एरो करके दिखा दो। तो वही स्ट्रैटेजी थी मेरी नोट्स बनाने की।
और मैं ये करती थी कि मैं कलर मतलब मैं लिख लेती थी, मतलब मेरी आदत है कलर पेन यूज करने की, बट जब आप नोट्स बनाते हो वो बचपन में बहुत अच्छा लगता है, सारे कलरफुल पेन लेके बैठ जाओ, बट अभी ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ब्लैक और ब्लू पेन रखो, और मैं 2-3 हाइलाइटर्स है मेरे पास अलग अलग कलर के, तो मैं वो उस हिसाब से हाईलाइट करके रखती थी कि हाँ ये मेरा थोड़ा वीक एरिया है। जैसे मैम को भी पता होगा, मेरा पर्सनली सेल साइकिल वाला बहुत वीक था, मैं क्रोमोसोम काउंटिंग में मैं हमेशा गलती करती थी, तो वो मैंने बिल्कुल अलग से टेबल चार्ट बना के रखा था कि इसको बार बार रिवाइज करते रहने, जरूरी पड़े तो बिल्कुल याद कर लो ह्यूमन वाला, उसके हिसाब से काउंट करके बिठा देना दूसरा। तो वो मेरा जैसे ऑरेंज से मार्क किया हुआ था कि नहीं ये थोड़ा डेंजर जोन है, इस पे ध्यान दो क्योंकि यहाँ से गलती हो सकती है तुम्हारी। उसके साथ साथ तुमने रिवीजन कैसे किया था? कि नोट्स के साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम किस तरीके से रिवाइज करते थे? हाँ क्यों, और तो वही जैसा मैंने कहा कि क्योंकि मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्रियल पार्ट था वो मैंने पूरा छोड़ दिया था, वो मैंने छोड़ा भी इसी रीजन के था कि अगर मैं अभी कुछ नया इनपुट लूंगी शायद मेरे दिमाग में वो रह जाएगा, बट जो पुराने वाले वो मेरे दिमाग से निकलता जाएगा फिर, क्योंकि अब मैं नया लेने का टाइम नहीं है इनपुट। तो मैंने वही किया कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं 1 महीने में टारगेट करती थी 2 मेजर टॉपिक्स अगर कवर हो सके। अच्छा, तो जिस दिन का जिस हर दिन हर चीज रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता था, तो मैं हर 2 दिन, और 2 दिन नहीं होता तो 3 दिन बिल्कुल मस्त था कि 3 दिन बाद आप रिवीजन करोगे कि जो भी मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। और अगर आप 3 दिन में रिवीजन करते हो फिर लास्ट में क्या होता है, जब चैप्टर जब तक खत्म होता है फिर सामने का पूरा याद हो चुका होता है, बस ऐसे पेज पलट लो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा वो बात। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब स्टार्टिंग मैम को पता होगा कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता था कभी भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चली जाती थी कि ठीक है कोई बात नहीं जितना आएगा मैं करके आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने पिछली बार भी गैट भी दे दिया था कि मुझे बस ट्रायल के लिए कि कहाँ कितना ढीला है मेरा, कौन सा सब्जेक्ट पिछली में बार कितना क्या रैंक था वीकनेस है। आपका? मेरे को याद नहीं, 26 पिछली था बार ना? 26, हाँ 26 रैंक था। तो वही मतलब इसलिए मैंने पिछली बार भी दे दिया, तो क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है मुझे तब तक जब पिछली बार जब गैट भी हुआ था अगस्त में, तब तक मुझे सेल बायोलॉजी आता था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता था, जेनेटिक्स आता था, और थोड़ा बहुत वो टिश्यू कल्चर का तब मैम का कोर्स चल रहा था, मैंने बस वही टिश्यू कल्चर का कोर्स किया और मैं चली गई एग्जाम देने की चलो ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, 50 में से 25 क्वेश्चन हुए थे मुझसे मुश्किल से खींच खींच के, बट ठीक है मुझे लगा कि हाँ चलो जितना हो गया है हो गया है। वेरी गुड। वो भी उतना अच्छा तुम स्कोर लाए और उतने अच्छे रैंक लाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तब तुम थर्ड ईयर में आगे सेंटर ही हुए थे बस, सेकेंड हाँ ईयर। बस शुरू हुआ था 3rd ईयर। हाँ इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि आपने आईआईएससी बैंगलोर में किस तरीके से अप्लाई किया था? क्या प्रोसीजर रहा था आईआईएससी बैंगलोर का? ओके, तो आईआईएससी बैंगलोर में वही जैम के स्कोर के थ्रू भी लेते हैं और वो लोग गेट के स्कोर के थ्रू भी लेते हैं। तो मेरा गेट का स्कोर 220 के आसपास था, तो मैंने सोचा कि यार गेट के स्कोर से अप्लाई करना उतना सेफ नहीं है क्योंकि बाई चांस अगर कट ऑफ क्लियर ना हो सके उनका, तो मैंने क्या किया, मैंने जैम के स्कोर के थ्रू अप्लाई किया था वहां पे। तो आईआईएससी बैंगलोर 2 कोर्सेज रखते हैं, एक इंटीग्रेटेड पीएचडी और एक एमएससी लाइफ साइंसेज। तो एमएससी वाला उन्होंने इसी बार स्टार्ट किया है। तो मेरा पहले से बिल्कुल तय था, जब मैं आई थी ग्रेजुएशन करने मैंने सोच लिया था कि मेरे को मास्टर्स करना है, मेरे को इंटीग्रेटेड पीएचडी में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मेरे कॉलेज वालों ने भी बताया था, प्रोफेसर्स ने कॉलेज में और जहाँ भी मतलब जिससे थोड़ा इधर उधर सीनियर्स है मैंने सबसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि तुम पीएचडी में बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकती हो, और अगर इंटीग्रेटेड कर लोगी तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। और वो लोग जितना भी बोलते हैं कि यार एग्जिट मिल जाएगा, लेकिन एग्जिट मिलना उतना इजी नहीं रहता हर केस पे। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे मास्टर्स ही करना है स्पेसिफिकली, तो उसी के लिए मेरे पास थोड़े ऑप्शंस भी नैरो डाउन हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड पीएचडी देते हैं और मास्टर्स वाले इंस्टीट्यूट थोड़े कम है कंपेरेटिवली। तो मैंने उसी टाइम एमएससी लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर दिया। तो वो आईआईएससी के पोर्टल में ही आ जाता है नोटिफिकेशन। 18 फरवरी को आया था, मुझे याद है अभी भी। 13 को एग्जाम था हमारा जैम का, 18 को मैंने फॉर्म भर दिया। फिर जैम का रैंक आया, तो बहुत से दुखी थी, पर ठीक है फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया कि चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। तो हो गया, मतलब टचवुड हो गया। तो वहां पे उस बार 150 रैंक 200 रैंक तक शायद आईआईएससी ने फर्स्ट कट ऑफ रखा था अपना। उसमें क्या हुआ, उसके बाद हमको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा। जैसे कि आप ऐसे लैपटॉप में घर पे बैठ के कैमरा ऑन करके ऑडियो ऑन करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 एमसीक्यूज रहते हैं, 1 मार्क्स ईच। वहाँ पे 10 मार्क्स हो गए, और एक 10 मार्क्स का आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, मतलब टाइप करके वहाँ देना पड़ता है उसी ऑन स्पॉट।
वो एग्जाम 1 आवर का एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम दिया मैंने। वो 31 मार्च को हमारा वो एग्जाम था। तो उसके रिजल्ट आ गए, 4 अप्रैल तक रिजल्ट आ गए। फिर उस रिजल्ट में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और इंटरव्यू इन पर्सन बैंगलोर में जाके हुआ, IISc में। तो तब मेरे मन में वो चल रहा था कि यार अब गैटबी का भी एग्जाम है, इतने पास कॉलेज का सेमेस्टर चल रहा है, फिर IISc वाले भी बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने सोचा यार IISc वाले बुला रहे हैं, जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले, मिस नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू क्रैक हो ना हो, जाना जरूरी, एटलीस्ट मैं IISc अंदर तो जा पाऊंगी इंस्टीट्यूट के। तो मैं चली गई IISc इंटरव्यू देने। तो उसके बाद वहाँ इंटरव्यू, मतलब मैं जिस दिन गई थी, मैं 18th को गई थी, फिर 19th को सुबह मेरी इंटरव्यू थी। फिर इंटरव्यू हुआ, लंबा चौड़ा इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू अराउंड 28 मिनट्स का हुआ था। और जब मैं इंटरव्यू से निकल, मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा हो जाने के बाद, उन्होंने जो लास्ट पैनल में 7 लोग थे टोटल पैनल में, उसमें से लास्ट एक बंदे ने, मतलब प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि आपने इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई करा? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि अब मैं ये बता भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे इंटीग्रेटेड करना नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, 88, और IISc के इंटीग्रेटेड का कट ऑफ हमेशा 50 रैंक तक ही जाती है, तो इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा ओके फाइन। तो फिर उन्होंने कहा था कि गॉड माइट हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। तब मुझे लगा था कि हाँ शायद इंटरव्यू अच्छा ही गया था, सारे क्वेश्चंस भी ठीक ठाक ही मैंने बोल दिए थे, एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट उन्होंने हेल्प किया था उसमें। तब मुझे लगा था कि हाँ शायद वो कोई पॉजिटिव साइन है कि मेरा हो सकता है। तो उसके बाद मैं वापस आ गई। फिर जैसे मैंने कहा, कैडबी का एग्जाम, फिर कॉलेज के सेमेस्टर, फिर TIFR का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया सारे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद फाइनली जब रिजल्ट आ गया, मतलब पहले मेरा IISc का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद DBS में वेटिंग लिस्ट। मेरे को जाने का मन दोनों जगह में था। एक तो इधर आप IIT चले जाओ, या फिर आप मुझे लगा था कि IISc में MSc मिल रहा है वो, या फिर DBS मुंबई। तो DBS मुंबई में तो वेटिंग लिस्ट में है, तो फिर मुझे अब उस बात का और बुरा नहीं लगता, क्योंकि हाँ चलो IISc हो गया है, तो अब वहीं पे जाना है। तो अभी आपने कहा कि IISc का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, तो वो सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे? नहीं, 10 क्वेश्चन में मुझे याद है, उसमें से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, और एक मैथ्स का था। वो लोग ऐसे डिवाइड रखे थे। और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी बिल्कुल जैम के तरह जैसे रटने वाले क्वेश्चन थे वैसे नहीं थे। वो TIFR टाइप जैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। कि और एक आपकी छोटा जो सा प्रिपरेशन एक्सपेरिमेंट दे थी दिया, वो काम आ गई आपको? जो आपकी प्रिपरेशन थी वैसे ही था, वो काम आ गई? वैसे ही थे, क्योंकि TIFR में भी मैंने वही CSIR के टाइप के थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, तो उसमें वो काम आ गया मेरा। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें भी क्या आपको लगता है कि जो आपकी तैयारी थी, जो आपके नोट्स आपने बनाए थे, वो हेल्पफुल रहा IISc के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था कि आपने सेल सिग्नलिंग कुछ पढ़ा है कि नहीं? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो मुझे पूछा गया बताओ एक सेल सिग्नल। मैंने कहा GPCR। बोले GPCR सब बताते, कोई दूसरा बताओ। मैंने कहा RTK पाथवे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों को कंपेयर करके बताओ, एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी। तो मैंने बताया कि GPCR में ये क्वेश्चन मैम ने पता नहीं 100 बार करवाया था, मुझे ये क्वेश्चन सबसे पहले याद आया कि GPCR में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता था, और वो जैसे वो क्वेश्चन आता है सब बच्चे हम गलत, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गलत टिक करते थे। तो मैंने बताया कि वहाँ फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, यहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है। तो उन्होंने कहा सिमिलैरिटी बताओ दोनों में। मैंने कहा दोनों में सेकेंडरी मैसेंजर्स कुछ ऐसे इन्वॉल्व है, तो एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल होता है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने RTK पाथवे कहा कि पूरा एक्सप्लेन करो, फिर मतलब RTK पाथवे का आउटपुट क्या है। तो मैंने बताया कि हाँ सेल ग्रोथ होता है। फिर उन्होंने बताया सेल ग्रोथ का कर्व बना के दिखाओ। फिर वो हेफ्लिक्स लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पूछा मुझसे, पता आप सेल साइकिल कैसे, मतलब सेल ग्रोथ हो रहा है वो स्टडी कैसे करोगे? मैंने कहा कि OD मेजर करके। उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा मतलब जो मैं कह रही थी वो कह रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई दूसरा बताओ। जैसे कि मैंने जब कहा कि सस्पेंशन में है सेल तो मैं OD मेजर कर लूंगी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे सेल्स है जो कि हमेशा अटैच कंडीशन में ही काम कर सकते, मतलब ग्रो कर सकते। मैं कहा माइक्रोस्कोप के नीचे अगर मैं थिन स्लाइसिंग करके देखूं क्या काउंट जा रहा है। तो ऐसे करके मतलब वही क्वेश्चन। फिर दूसरे प्रोफेसर ने मुझसे पूरा एंडोसाइटोसिस डिटेल्स में पूछा था, कितने तरह के रिसेप्टर्स है, वो क्लैथरिन कोटेड, फिर रिसेप्टर मीडिएटेड, वो सब। हाँ वो सब, वो भी आपने बना के रखा था मुझे याद है। सब सेल मेम्ब्रेन बनाओ, उसमें से टाइप्स ऐसे दिखा दो, ऐसे पिंचिंग, एक में पिंचिंग ऑफ हो रहा है, एक में वो। फिर एंडोसाइटोसिस एक ने पूछा, फिर दूसरे वाले पूछा माइटोकॉन्ड्रिया बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताओ। फिर पूछा कि आप एंजाइम्स लोकेट कैसे करोगे? मैंने कहा कि फ्रेट टेक्निक से अगर आप कर सकते हो। फिर लास्ट वाले जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि तुम अपना फेवरेट टॉपिक बताओ जिस टॉपिक से
कुछ भी पूछ सकता हूँ, सबसे फेवरेट। मैंने सोचा कि क्या बताया, तो मैंने लैक ओपेरॉन बताया, फिर उन्होंने लैक ओपेरॉन पूछा, फिर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पूछी, वहां से आईपीटीजी वाला पार्ट पूछा कि कौन सा हम इंड्यूसर यूज करेंगे। तो मुझे याद है मैम ने कहा था कि हाँ आईपीटीजी डाल देना तो जल्दी, देखो ना पूछ ना ले कि आईपीटीजी का फुल फॉर्म क्या है, वो तो नहीं पढ़ा था मैंने। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है पूरी क्लास जो हमने पूरा क्लास पढ़ा था वही आपको इंटरव्यू में लिया गया, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब मैंने कहा तो मैं 2 कॉपीज उठा के लेके गई थी सेल, मैंने बोल दिया था कि और वो लोग ना पहले मुझे पूछते कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वहाँ पे एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे ना सेल और मॉलिक्यूलर का ऐसा ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे एक ऑप्शन था सेल और डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसे। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सेल और डेवलपमेंटल बायोलॉजी रखा था। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस सेल और मॉलिक्यूलर है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो मैंने इसीलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी देना पड़ा। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, और मैंने सच में पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि हमने बस बेसिक्स वाले पढ़े थे, क्लीवेज पैटर्न्स वगैरह वो सब पढ़े थे, लेकिन इन डिटेल जैसे क्या एक्सेस फॉर्मेशन वो सब उतना मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाला था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछेंगे। मैं कहा चलो बच गए, मैं वही कॉपी लेके आई थी, वही रिवीजन करके आई थी, तो वही पूछ लिया मुझसे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आईएएससी का जो इंटरव्यू होता है वो पूरे हमारी क्लासेस से हो रहा है, नोट से हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब अगली बार जो स्टूडेंट जाएगा वो ध्यान रखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। तो उसके अलावा जो आपका टिफर के इंटरव्यूज हुए थे वो कैसे हुए थे? मुंबई और हैदराबाद के अलग अलग हुए होंगे, तो किस तरीके से हुए थे? मैंने टीएफआर हैदराबाद से इंटरव्यू दिया ही नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि मेरा एक्चुअली एक इंटर्नशिप भी चल रहा था, तो मतलब अभी भी चल रहा है, तो एक्चुअली वहाँ पे डेट में भी कुछ गड़बड़ हुआ। मैंने कहा रख लो यार, मैं हैदराबाद में अभी नहीं जाने वाली हैदराबाद, बस वो क्वालिफाई होके रखा था मैंने, और दिया नहीं। हाँ मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में एक्चुअली मेरा बहुत मन था मुंबई जाने का, तो टीएफआर मुंबई में। तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हर लैब में क्या काम चल रहा है आपको बताया जाता है सबसे पहले दिन। तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सबसे पहले दिन पता चला कि वहाँ पे हर लैब ऑलमोस्ट न्यूरोबायोलॉजी का कुछ काम कर रहा है या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का काम चल रहा है। तो अब क्योंकि मेरा जूलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी का बिल्कुल डिटेल्स में। तो वही सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ चीजों के साथ, मैं क्या ही करूंगी वहां जाके। पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड में मुझे बहुत वो आपके जो टेक्निक्स वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आप वो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोई कैसे होगा, डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे करके देखो, फिर जीपीसी सेल में ट्रैकिंग कैसे करोगे प्रोटीन का, जीएफपी। तो टीआईएफआर का मतलब आईआईएससी का इंटरव्यू क्या आपका नॉलेज चेक करते हैं, और टीआईएफआर के सारे इंटरव्यूज होते हैं आपकी एप्लीकेशन चेक करती है कि आप कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस है कि आईआईएससी एक या 2 एक्सपेरिमेंट्स पूछा था, लेकिन टीआईएफआर के हर इंटरव्यू में मुझसे बस एक्सपेरिमेंट ही पूछे गए कि आप प्रोटीन और आरएनए इंटरैक्ट कर रहे हैं ये कैसे समझोगे। तो मैंने वो जेल शिफ्ट ऐसे जो है उसके बारे में बताया। तो डीबीएस का फर्स्ट राउंड हो गया। फिर सेकंड राउंड में भी वही आपको जेनेटिक्स क्रॉस करके दिखाना पड़ा, आपको बताना पड़ा कि आप कैसे ढूंढोगे कि जो जीन्स है वो कौन से, मतलब जो म्यूटेशन है वो सेम जीन में है कि नहीं। तो वही कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो मुद्दे की बात है, अगर आप टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्निक्स वाली कॉपी साथ में लेके जाना, और अगर आईआईएससी में प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बोलने वाले हो वो कॉपी साथ में लेके जाना। दिस इज द डिफरेंस, हमेशा ये दिमाग में रखना। पर कॉपी जरूर लेकर जाना, नोट जरूर लेकर जाना अपने, ये सब नोट्स। हाँ, क्योंकि तुम चाहे पहले वाले दिन पूरी लेनिंजर भी लेके चले जाओ या फिर पूरी विल्सन वॉकर लेके चले जाओ, कोई फायदा नहीं वाला। वो अपने हाथ से बनाए हुए गंदे हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स ही काम आएंगे, क्योंकि वो तुमने खुद करा है, तो वो तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंटेड है सही ना सही। सो इसके अलावा आपने बताया था कि एनसीबीएस बेंगलोर में भी आपका हुआ है, तो उसका एक बार मुझे आप प्रोसीजर बता सकते हैं क्या था? एनसीबीएस बैंगलोर का भी सेम है। टीआईएफआर क्या करता है, सबसे पहले आप रिटर्न देते हो, उसके बाद आपके रिटर्न का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको एसओपी लिखना पड़ता है जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक तो आप रिसर्च प्रपोजल क्या लिखते हो वो, उसके अलावा भी आपने कुछ इंटर्नशिप किए हुए कि नहीं, कि आपके कहाँ इंटरेस्ट है, आपको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, ये सब सवाल भी वो लोग पूछते हैं। तो वहां से वो जब आप सबमिट कर देते हो, टीआईएफआर का एक ही मतलब लिंक होता है जहाँ सबमिट करना है, फिर तीनों इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग मेल भेजते हैं। तो अगर मतलब उनको आपका एसओपी पसंद आया तो वो, जैसे कि फिर मेरे पास एनसीबीएस का भी मेल आया, एनसीबीएस के मेल में भी वही चल रहा है कि
अगेन सेम टाइप, वहां पे भी आप पहले एक इंटरव्यू, फिर दूसरा सेकंड इंटरव्यू राउंड, हर जगह आपको उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे वही कि आप एनसीबीएस क्या है, वो थोड़ा मैथ्स भी पूछ लेता है, तो मेरे को स्टैटिस्टिक्स से कुछ कर्व्स भी ड्रॉ करने थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो बेल शेपेड कर्व वगैरह आता है वो सब, और मैक्सिमम वही डिजाइन एक्सपेरिमेंट करने के क्वेश्चन। फिर वो लोग आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करते रहते हैं। टीआईएफआर के इंटरव्यू में ये प्लस पॉइंट है, अगर आप कहीं अटक जाते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि सिर्फ जैसे एक क्वेश्चन में था कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस चीज को कैसे, मतलब सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को आप कैसे ट्रैक करोगे, तो अगर आप कहते हो कि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट मुझे इतना पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन का कुछ रोल होगा, फिर वही लोग बोलेंगे आपको कि अच्छा पेप्टिडोग्लाइकन का रोल होगा, तो आप बताओ कि पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि नहीं। वो आपको हर स्टेप में हेल्प करते रहेंगे इंटरव्यू, मतलब वो चाहते हैं कि आप ऐसे चुपचाप बैठे ना रहो, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप बस उसको बोलो ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि अगर आप चुप हो जाओगे तो एक्चुअली द थिंग इज दे वांट टू, हाँ दे वांट टू सी योर थॉट प्रोसेस कि आप लॉजिकली सोच पाते हो कि नहीं, चाहे आंसर गलत हो डजंट मैटर, बट वो लॉजिकल होना चाहिए। एंड दे आर वेरी हेल्पिंग, ये बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल, और पहले क्वेश्चन वो लोग ऐसे पूछते हैं कि आपके वहाँ का मौसम कैसा है, आपने खाना खाया कि नहीं, तो ये सब वो लोग सवाल पूछते हैं। तो बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपका एनबीआरसी में भी हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, एनबीआरसी में भी वही आपको जेजीपीएल के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो एनबीआरसी में पहले मुझे लगा था बड़ा एक्साइटिंग कुछ होगा क्योंकि वो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट फिर विद टाइम मैंने डिस्कवर किया कि मेरे को न्यूरोबायो में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट तब तक इंटरव्यू कॉल आ गया था तो मैंने सोचा दे ही देते हैं इंटरव्यू। और बेसिकली एनबीआरसी का जो इंटरव्यू था वो मेरे मतलब आईआईएससी के बाद सबसे पहला वही इंटरव्यू था, उसके बाद टीआईएफआर के इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। तो एनबीआरसी के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था पहले क्वेश्चन, वहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े ब्रेन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनमें कंडक्शन, अगर एनबीआरसी के अगर किसी को चाहिए कि हाँ मुझे एनबीआरसी की तरफ जाना है तो आप जो एनिमल फिजियोलॉजी में जो ब्रेन और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वो वाला जो पार्ट है वो अच्छे से करो, स्पेशली एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पूछा गया था, फिर सॉलिटरी कंडक्शन, फिर वो माइलिन शीथ क्या होते हैं, फिर अल्जाइमर्स के बारे में मुझे पूछा गया था कि अल्जाइमर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको न्यूरोबायो में इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली फॉर एनबीआरसी, तो थोड़ा प्रेपरेशन अलग होगा rather देन ये आईआईएससी टीआईएफआर इनसे, क्योंकि ये लोग उतना न्यूरोबायो में नहीं पूछते जैसा एनबीआरसी पूछता है। एनबीआरसी में मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था। फर्स्ट राउंड में मुझसे पूछा गया था कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो मैंने कहा सेल बायो। लोग मुझे कहते हैं कि ओके वी आर वेरी हैप्पी दैट यू गिव एन ऑनेस्ट रिप्लाई, क्योंकि सुबह से सब लोग उनको ये बोल रहे थे कि हाँ न्यूरोबायो ही प्रेफरेंस है। और उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि न्यूरोबायो किसी का प्रेफरेंस होता नहीं, क्योंकि बीएससी में कहाँ ही कोई इतना न्यूरोबायो पढ़ के आता है। तो फिर भी मेरा सेकंड राउंड में हो गया, तो मैंने सेकंड राउंड में भी उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको मिल जाता है मौका आने का तो आप आओगे। मैं क्या ही बोलूं, मैंने कहा कि नहीं फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं है, बट ठीक है अगर मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पर सच ही बोलना बेटर लगा तब मुझे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मेरा स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में है, तो वेरी ऑब्वियस कि मुझे न्यूरो का उतना पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो गया। तो चलो ठीक है, ले लिया, क्या कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो आपने बताए जैसे सॉलिटरी कंडक्शन, ये सभी मुझे नोट से ही लग रहा है अपने, और ये सभी मुझे लग रहा है थियरी बेस्ड क्या है। और आपने वो ग्राफ नहीं बनाया था एक वो क्वेश्चन पोटेंशियल का, हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलर, हाँ वो वाला ग्राफ पूछा गया था। और न्यूरोट्रांसमीटर्स की आपने लिख दी थी ऐसे, न्यूरोट्रांसमीटर्स लिखे हुए दो तरफ, एक तरफ इनहिबिटरी एक तरफ एक्साइटेटरी, वो वाले पूछे गए थे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब नोट्स जो एटलीस्ट जो मेरी स्टूडेंट्स है वो तो एटलीस्ट नोट्स पढ़ के जाए, अच्छे से पढ़ के जाए। नोट्स बिल्कुल, और मतलब जो भी मैम क्लास में कहे हर चीज लिख लो, मतलब मजाक में मतलब स्टोरीज बना के मैम बताते हैं, तो कुछ टॉपिक कभी कभी लगता है स्टोरी में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एजी वो, लेकिन वो सब भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस ऐसा क्यों है, कुछ और सीक्वेंस क्यों नहीं है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आइसर पुणे का भी आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आइसर पुणे, हाँ तो बिल्कुल, आइजर पुणे में फर्स्ट राउंड जब हुआ, आइजर पुणे जब मेरा था तब तक मेरे पास ऑलरेडी मैंने आईआईएससी में एडमिशन फीस तक पे कर दिया था। आइजर पुणे मेरे को लगा बुला रहे, दे देते हैं, आइजर पुणे बुला रहे हैं, थोड़ी ऐसे रिजेक्ट करके मतलब क्या ही कर सकते हैं।
तो फिर मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले आईजे पुणे के फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट राउंड में वो लोग उन्होंने मुझसे पूछा ग्रोथ कर्व बनाने दिया, फिर हमने डायोक्सिक ग्रोथ कर्व पढ़ा था वो बनाने दिया मुझे। फिर पीसीआर में उन्होंने पूछा कि वो जो फॉर्मूला NT = N02 to the power n, वो वाला फॉर्मूला। तो एक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन था। उसके अलावा मैम ने पूछा था सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में बताओ, तो फिर वहां पे भी जीपीसीआर बताओ कि जीपीसीआर कैसे काम करता है। हाँ, फिर एंटीबायोटिक्स को पूछा था कि बीटा लैक्टम क्या रोकता है, अगर कुछ और एंटीबायोटिक्स पता है तो लिस्ट मैंने पढ़ के रखा था, मैंने वहां से उठा के 2-3 बता दिया, रिफम्पिसिन ये सब बता दिया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो और फिर उन्होंने मुझे पूछा था पेप्टाइडोग्लाइकन, और मैम मुझे याद है मैम ने हर बार बताया था बैक्टीरिया के अमाइनो एसिड हमारे अमाइनो एसिड से अलग होते हैं, तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स वैसे डिजाइन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो भी पूछा कि कुछ डिफरेंस रहता है कि लिए अमाइनो एसिड में। तो वो फर्स्ट राउंड में था। सेकंड राउंड में उन्होंने मुझसे इम्यूनोलॉजी का पूछा। पूरा वो जो इम्यूनोलॉजी के 2 ग्राफ बनाए हुए थे जिसमें IgM और IgG के कॉन्सेंट्रेशन को हम दिखाते हैं, वो अलग, बिल्कुल बिल्कुल, कि कहाँ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, वो वाला ग्राफ बनाने दिया था मुझे। फिर पूछा कि MHC क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बताओ। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोसेस जो साइटोसोलिक प्रोसेस और आपका एक्सोजीनस प्रोसेस और इंडोजीनस प्रोसेस, वो सब पूछा था मुझसे, तो वो सब भी मैंने बता दिया। उसके बाद मुझसे गट माइक्रोबायोटा के बारे में थोड़ा पूछा कि आप, वो थोड़ा अब एक क्वेश्चन से इधर उधर क्वेश्चन चले जाते हैं। सेकेंड राउंड ही कंटिन्यू बता रही हूँ। उसमें एक सर ने मुझसे पूछा था पूरा ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन जो कि हमने ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में देखा था, वो वाला पूरा वो लीडर सीक्वेंस वगैरह वो सब पूछा पूरा। फिर वो से बताया। फिर जैसे हमने कहा था हिस्टोन में मैंने कहा था मिथाइलेशन एसिटाइलेशन कहाँ एक्टिवेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, कहाँ रुक जाता है, वो सब पूछा। फिर एक ने स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, वो भी जस्ट परसों ही था वो इंटरव्यू, सेकंड राउंड हो गया। So it's like कि ज्यादातर तो नोट्स है, सब नोट्स ही लग रहा है मुझे। सारे इंटरव्यूज में नोट्स ही पूछा गया आपसे। मतलब जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो भी नोट्स है, तो इंटरव्यू है वो भी नोट्स है। तो नोट्स बहुत अच्छे से करके जाइए अगर आप पढ़ रहे हैं। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि बस नोट्स रखने के लिए रख लिया, लेकिन नोट्स में भी थोड़ा कनेक्ट, जो मैम स्टोरीज बताती है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना वैभवी, आपका क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई किसी और के नोट्स ले लें या फिर बुक से ही पढ़ लेंगे, क्या मैम इतने नोट्स लिखे हैं। वैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे मैं क्या करती थी पर्सनली, मैं मैम के क्लासेस के टाइम पूरा नोट्स ले लिया, फिर मैं पाथ फाइंडर मेरे पास है तो मैं पाथ फाइंडर में वापस जाती थी और मैं बस एक बार गो थ्रू कर लेती थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया होगा या गलती से मैम से भी छूट जा सकता है, कुछ वो नहीं कि सारे बिल्कुल टॉपिक्स तो एक, लेकिन क्या पाथफाइंडर का लेवल बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि पूरा पाथफाइंडर पढ़ने बैठ गए। जो जो टॉपिक मुझे मेजरली लगता था कि हाँ मैम ने ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन जैसे करवाया ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, तो मैंने बस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ लिया। अब उसके बाद राइबो स्विचेस है, बहुत कुछ है, वो मैंने कभी देखा भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है, बस मुझे पता था कि हाँ ये टॉपिक है, कभी अगर जरूरत पड़े तो मैं जाके चेक कर सकती हूँ, लेकिन उतना जरूरी नहीं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, तो बस मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ही पढ़ा, उसके बाद वो क्वांटिटेटिव लोसाई वो सब भी है, लेकिन मैंने वो सब पढ़ा नहीं। तो वही करती थी, जो टॉपिक रेलिवेंट है बस वही टॉपिक में वापस आके पढ़ती। पहले क्लासेस में समझ लिया, फिर जाके बुक से एक बार गो थ्रू कर लिया तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इसके अलावा आपने मुझे बताया IASC में आपके 10 मार्क्स का जो था वो आपने लिखा भी था, रिसर्च प्रपोजल भी लिखा था आपने। बिल्कुल। तो उसका आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं आपने किस तरीके से लिखा था ताकि बच्चों को। हाँ, तो रिसर्च प्रपोजल मेरा वही था जो मैंने CIFR में भी यूज किया था। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं अपना केस बता सकती हूँ। मैंने सबसे पहले सोचा था मुझे सेल सिग्नलिंग का कुछ लिखना है, तो आप एक मतलब एक फील्ड डिसाइड कर लो। अगर किसी का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल किसी का हिस्टोन में इंटरेस्ट है, तो हिस्टोन सोच लो। मैंने सेल सिग्नलिंग सोचा था और मेरे को बड़ा मन था कि हैवी मेटल के साथ सेल सिग्नलिंग का कुछ अगर हो सकता है, तो मैं यही जाके पबमेड या फिर NCBI इन सब जगह पे मैं सर्च करती थी। तो फिर मैं पेपर्स पढ़ने गई, पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज करा कि उससे भी बेटर एक टॉपिक मिला मुझे, क्लस्टरिन प्रोटीन करके। वो प्रोटीन एक मतलब चैपेरॉन है, तो उसके बारे में फिर मैंने लिखा। तो आप स्टार्ट कहीं और से करते हो, फिर आप सर्च करते हो पेपर्स, और पेपर्स सर्च करके, और पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो, देख लो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और रिजल्ट पढ़ो कि रिजल्ट का कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन रहा है कि नहीं, आपके दिमाग आपके खुद से बन रहा है कि नहीं, ये नहीं कि किसी और पेपर से। आप अगर खुद से कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कवर कर सकते हो तो आप उस पेपर को लेकर आगे बढ़ो। वही था कि आप पढ़ लिया मैंने। फिर उसके बाद
मैंने सोचा कि चलो अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड रहते हैं। सबसे पहले आपको टाइटल बताना पड़ता है, फिर एक बैकग्राउंड का पोर्शन रहता है, फिर एक एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग पोर्शन रहता है और लास्ट में रेफरेंसेस। तो बैकग्राउंड में आपको यही बताना होता है कि आपने यही टॉपिक चूज क्यों किया, और अगर आपने ये टॉपिक चूज किया तो इसके बारे में मतलब क्या काम अभी तक हो चुका है और आप क्या इनपुट देने वाले हो, ये आपको बैकग्राउंड में लिखना पड़ता है। फिर एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग में आपको खुद से एक्सपेरिमेंट बनाने पड़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए फिर से वही टेक्निक, आप टेक्निक्स को आपको बहुत अच्छे से एक साउंड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टेक्निक मतलब वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन सही से कर पाओगे। तो वो उसके बाद आपको फाइनली देना पड़ता है कि आपने क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करे, मतलब उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव में आपको एक और टेक्निक लिखना पड़ता है कि आपने जो पहले वाले टेक्निक मेंशन किए हैं उसके अलावा कोई टेक्निक है कि नहीं जिससे आप सेम प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओ। तो ऑल्टरनेटिव में वो आ जाता है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आप क्या सोच रहे हो कि हाँ चलो मैंने ABC एक्सपेरिमेंट करा, इससे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं वो आप लिख दो। यही रहता है। तो ओवरऑल आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये नहीं कि सारे रिसर्च पेपर पढ़ने बैठ गए, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप मेरे साथ अन अकेडमी में पढ़ना चाहते हो तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ 15 जून तक है, जिसमें अगर आप यहाँ पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस पर आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा, और उसी के साथ साथ अगर आप बंसल बायोलॉजी कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। अभी मैं IIT जैम के लिए 2 कोर्सेज स्टार्ट करने वाली हूँ, एक है माइक्रोबायोलॉजी और एक है एनिमल फिजियोलॉजी। तो अगर आपको मेरे साथ अन अकेडमी में पढ़ना, आप यूज कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी कोड विदाउट एनी स्पेस फॉर 10% डिस्काउंट, और उसी के साथ साथ 1 साल पे 6 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ्स पे आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर मैं आपको भी बोलूं कि आपको सभी इंटरव्यूज को कंपेयर करना है, कि डिफरेंसेस बताने, तो आप एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे? हाँ, तो जैसे होता है कि आप सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन फिर हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक तरीका है पूछने का। जैसे IISc बिलीव करते हैं कि बच्चा कितना इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख सकता है, उसके बेसिस पे थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, और इसीलिए उनके क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े मतलब एक्सपेरिमेंट बेस्ड कम थे। मुझसे बस 2 एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बाकी सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बताओ, चीजों को कंपेयर आप कैसे कर सकते हो वो देखा जाता है। और DBS में मतलब TIFR मुंबई में जो है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उनका मतलब हर एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट ही होगा। वो आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, और आपको गाइड करेंगे कि आप मतलब अगर आप सही तरफ जा रहे हो तो उसी में गाइड करेंगे, गलत तरफ जा रहे हो तो आपको घुमा के सही रास्ते पे लेके आएंगे। और DBS मतलब मुंबई TIFR जो है वो क्या करते हैं, वो उतना फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, कभी कभी प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स पे बहुत रेयर 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चन पे ही रहते हैं। लेकिन NCBS का बिल्कुल अलग है, NCBS स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, और स्टैटिस्टिक्स क्यों, वो केमिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो फिजिक्स के भी क्वेश्चन पूछता है। और क्योंकि NCBS की जो एंट्री होती है वो पर PhD होती है, तो वो आपका ओवरऑल नॉलेज भी उसी हिसाब से चेक कर लेंगे, क्योंकि वो तो विदाउट एग्जिट कोर्स है, तो आपको बेसिकली PhD के लिए वो लोग आपको ले रहे हैं, भले ही आप बैचलर्स में हो, लेकिन आपको कंपेयर उसी की तरफ किया जाएगा। और आइजर पुणे भी वैसा ही है कि आपको फिर से थोड़े स्टैटिस्टिक्स की तरफ ज्यादा क्वेश्चन, कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं पूछा जाता बट स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। और TIFR हैदराबाद मैंने खुद नहीं दिया था, बट जितना मैंने अपने फ्रेंड्स जिन्होंने दिया था उनसे सुना कि वो फिर से थोड़ा मेमोरी बेस्ड ज्यादा है, जैसे कि IISc जैसा है, TIFR हैदराबाद भी उसी टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो करता है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पा रहे हो अपने अंदर, वो ज्यादा देखता है। और इसके अलावा NBRC जैसे मैंने बताया वो बिल्कुल इन सब से अलग एकदम से अपने तरीके का है, क्योंकि वहाँ न्यूरो बायो स्पेशलाइजेशन है। तो आपको जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होती है, LDP ऐसे कुछ है, मेरे को एक्जैक्टली याद भी नहीं है टर्म्स, लेकिन हाँ ये है। फिर कोई ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, फिर न्यूरॉन्स उनके फंक्शन, फिर न्यूरॉन्स के बारे में आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए NBRC के इंटरव्यू के लिए। और हाँ यही मेजर डिफरेंसेस है। और मेरे फ्रेंड ने JNCSR भी दिया था, तो JNCSR तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था बट उसमें वो कुछ इश्यूज आ रहे थे ऑनलाइन में, तो वो उनका पोर्टल बार क्रैश कर रहा था, तो फिर IISc हो गया, तो मेरे पास ठीक है कोई बात नहीं। तो JNCSR में क्या हुआ था, मतलब वही था मेरा कि चलो IISc हो गया, अब ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ इससे। तो JNCSR में भी
वो लोग बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उनके क्वेश्चन भी वही टीआई फॉर हैदराबाद और आईआईएससी जैसा है, ईएनसी नहीं, बहुत एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। लेकिन अगर आपको आईआईएससी के इंटीग्रेटेड पीएचडी में अप्लाई करना है तब उनका फिर से पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तब वो लोग फिर से वही मुंबई की तरह की एनसीबीएस की तरह कोई सवाल करेंगे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट बेस्ड करेंगे। उनका पैनल तब ज्यादा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू एमएससी का पैनल, क्योंकि वो आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ले रहे हैं तो आपको ज्यादा देखना पड़ता है। 6-7 साल की बात है ऑब्वियसली है। बहुत लंबा हाँ। सफर है। इसके अलावा अगर आप ये बता पाए वैभवी कि आपने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बेसिक्स अच्छे से बता पाए एसओपी के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स के ना बहुत डाउट होता है एसओपी से रिलेटेड, तो एसओपी किस तरीके से लिखना होता है? तो एसओपी लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये मत लिखना, मतलब कुछ कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नोज है, ट्राई करना कैंसर एसओपी ना लिखे, क्योंकि कैंसर एक बहुत ज्यादा रिसर्च में आने वाला टॉपिक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम होता है। तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको बहुत, एक तो बहुत साउंड नॉलेज चाहिए होता है लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एसओपी कोई ऐसा इंसान पढ़ ले जो बहुत अच्छा कैंसर फील्ड से या उसी फील्ड में कुछ काम करे या स्टेम सेल से कुछ काम कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनके जितना नॉलेज रखना इज इम्पॉसिबल हमारे इस लेवल में आके। तो वो एक थोड़ा डेंजर जोन है, अब अवॉइड करना अगर उसमें से ना लिखो तो। नेक्स्ट एक चीज है कि ड्रग डिलीवरी या फिर ड्रग फाइंडिंग, मतलब ये नहीं कि मैंने एक ऐसा ड्रग लिख दिया कि हाँ ये बीमारी है इसके लिए मैं ये ड्रग यूज करूंगा बस खत्म, बीमारी गायब हो जाएगी, ये भी लिखना अवॉइड, क्योंकि ड्रग्स में भी बहुत साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये दोनों चीज में बिल्कुल एसओपी अगर मतलब अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए उस एरियाज में एसओपी लिखने से। जो इजी एरियाज है कि आप कोई प्रोसेस जो हो रहा है, कोई मैकेनिज्म बॉडी में, जैसे कि मेरा अपना एसओपी प्रोटीन फोल्डिंग डिसऑर्डर्स के साथ था, तो ऐसे कोई नॉर्मल सी मैकेनिज्म जो है या फिर कोई वायरस आपको इन्फेक्ट कर रहा है, तो आप वायरस का किसी पार्ट के, मतलब कोई ड्रग नहीं लेकिन आप वायरस से फॉर एग्जांपल स्पाइक प्रोटीन, जैसे कि कोविड में हम सबको पता है, तो कुछ आप ऐसा बता पाओ कि हम स्पाइक प्रोटीन के साथ कुछ छेड़खानी या दिन कुछ बाहर से कुछ करेंगे कि स्पाइक प्रोटीन अटैच नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा मतलब जो मॉलिक्यूलर बेसिस में हो वैसा वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग इम्यूनोलॉजी पे भी लिखते हैं, तो और हमेशा उसको ट्राई करना कि जो भी मेरा एसओपी होगा उसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन होना भी चाहिए कि नहीं। जैसे मेरे केस में मेरा जो एसओपी था वो मैंने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में लिखा तो था, लेकिन मेरा मेजर फोकस ये था कि हैवी मेटल स्ट्रेस जो होता है, क्योंकि आजकल मेरा आर्सेनिक पे था, तो आजकल इतना पोल्यूशन ज्यादा है, तो आप आर्सेनिक को अगर किसी तरह से कॉम्बैक्ट कर सको, तो वही कि आपका कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन बन पा रहा है कि नहीं। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन अगर कुछ रिलेट ना हो पाए कि दुनिया की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाओ, तो तुम्हारा उतना मतलब तुम्हें ले लेंगे शायद, बट देन क्योंकि मैंने सुना था कि तीनों जगह से कॉल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब टीआईएफआर के तीनों ब्रांचेस से, तो मेरा एसओपी तीनों ब्रांचेस में ही एक्सेप्टेड था, तो इसीलिए वो थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन रखना जरूरी है। और ये बात हुआ, और उसके अलावा आपको जब आप लिखते हो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना, और जितना ज्यादा कोशिश करना कि मैं अपना एसओपी खुद से ही लिखना, मतलब लिखने की कोशिश करती थी कि हाँ आप चेक करवा सकते हो अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से, पर ये नहीं कि उनके आइडियाज किसी और के आइडियाज सुन के अपने एसओपी लिख दिया, क्योंकि जितना आप खुद सोच के, तो क्योंकि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको भी पता है कि एक बीएससी का बच्चा कितना ही अच्छा एसओपी लिख पाएगा, एक प्रोफेसर लिख के देगा तो उसका एसओपी बहुत हाई फाई चला जाएगा। तो वो बीएससी का बच्चा जिस लेवल में हो सकता है, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में आप लिखो और उसको लॉजिकली लिखो। पैराग्राफ, मैंने जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था पूरा एसओपी बैकग्राउंड की, ये किया मैंने तो इसकी वजह से ये हो रहा है और मैं इस चीज को रोकने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे में। और एक्सपेरिमेंट भी मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे, ऐसे बुलेट कर करके, कि मेरे 2 एक्सपेरिमेंट्स थे, एक में पीसीआर वगैरह यूज करना था और एक में ट्रैप, जेल ट्रैप ऐसे और माइक्रोस्कोपी थी, तो मैंने उसको भी ऐसे पॉइंट में डिवाइड करके लिखा था, मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन और बहुत इजी लैंग्वेज में, कि लगे कि हाँ किसी सच्ची में बीएससी के बच्चे ने ही लिखा है। और ये सब तुम्हें आइडियाज कैसे आए थे? रिसर्च पेपर पढ़ के तुम्हें ये सारे आइडियाज आए? हाँ, आइडिया मैंने वही, जैसे मैंने कहा था कि मैंने पढ़ने के लिए शुरू कहीं और से किया था, फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये एक नया नाम आ रहा है, क्लस्टरिन बार बार हर जगह सामने आ रहा है, तो ये पढ़ के देखती हूँ। फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे उसके बारे में फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप हुआ। और मेरा आइडिया हमेशा रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखते हो तो हमेशा उसी जगह से आए, जैसे मैंने बताया कि वो फ्यूचर डिस्कशंस या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहता है हर एक रिसर्च पेपर में,
तब वो पढ़ लो। अगर आपको लगे कि हाँ इसके साथ मैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक साथ कोलेट करके कुछ लिखती हूँ तो वही बेटर है, क्योंकि आप एक खुद से एक आइडिया लाना बहुत डिफिकल्ट है। एक ऑलरेडी बिल्ड आइडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग पहले से पुट कर देते कि अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है, तो उसको आप अटैच कर दो अपने प्रॉब्लम के साथ और आपका आ जाए। इसके अलावा आप जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेकर जाएं? तो कुछ टिप्स है। तो पहला टिप ये सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते हो तो इसीलिए हर दिन रिवीजन, हर दिन बोलना बहुत मतलब वो बोलने में अच्छा लगता है पर हो नहीं पाता, तो हर 3 या 4 दिन में तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ पिछले में मैंने ये पढ़ा था। ये नहीं कि आप 4 महीने पढ़ ली और एक दिन का भी वापस से खोल के नहीं देखा, फिर 4 महीने बाद वो 5वें महीने में फिर से पहले महीने जैसा हालत होगा तुम्हारा, उसमें कुछ याद नहीं हो जाएगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज इक्वल वेटेज आपको देना चाहिए बायोलॉजी में। अगर आप बायोलॉजी को 60% की 70% अपना टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट 10% करके भी, अगर हर दिन भी ना हो सके तो ऑल्टरनेट डे करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आप कर लो। क्योंकि अब हम ग्रेजुएशन में है तो बायोलॉजी सबको पता होगा, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है जो आपका रैंक ला के दे देगा आपको। क्योंकि ग्रेजुएट में भी एक पूरा वो मतलब एक यूनिट नहीं, एक पूरा सेक्शन डेडिकेटेड होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। तो 180 में जैसे मेरा स्कोर आया था, 180 में शायद मेरे को 3 मार्क्स नहीं आया, मैंने गलत कर दिया था। तो 180 में 177 या 176 स्कोर था मेरा, लेकिन मेरा वहां पे 30 के ऊपर स्कोर चला गया था। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं। तो वही, और उसके अलावा ये 2 टिप्स की। और तीसरा टिप की ये नहीं कि जो लिखा है मैं सब कुछ पढ़ के चली गई, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम भी प्लांट फिजियोलॉजी बहुत वीक था तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, थोड़ा टॉपिक। फिर गैट में भी जैसे मैंने बताया था, मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूरा हटा दिया और बायोटेक वाला भी पूरा हटा दिया, क्योंकि मुझे पता था वहां से 30 क्वेश्चन बन रहे, मैं स्किप कर दूं तो दिक्कत नहीं, ऑप्शंस होते हैं इसीलिए हाँ, इसीलिए सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ रहे हो उसमें पूरा 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि इसमें से सारे क्वेश्चंस मैं बना लूंगी। और लास्ट थिंग इज कि कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ हुआ था कि एग्जाम में मुझे लगा था कि बस दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, IIT बॉम्बे मेरे को नहीं मिल रहा है तो बस अब खत्म। बट ऐसा नहीं है, उसके बाद मुझे IIS से मिल गया, तो और भी TIFR वगैरह हुआ है, लेकिन जो मुझे चाहिए था शायद उससे बेटर या उसी का उससे जितना इक्विवेलेंट मुझे कुछ और मिला है। तो I remember your messages. I remember your messages आपके आए थे IIT JAM के रिजल्ट के बाद। हाँ, तो इसीलिए कभी मतलब डीमोटिवेशन सबका हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो रहा है, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। और प्रिपरेशन के टाइम में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, किसी दिन क्लासेस सच्ची में छूट जाते थे और फिर हमारा ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन भी शिफ्ट हुआ, तभी भी कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम। तो वो एक बात की डिमोटिवेटेड नहीं होना थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और अगर तुम्हारा ड्रीम एग्जाम क्रैक नहीं भी हो पाता है फिर भी इट्स ओके। और द लास्ट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। गैडवी में तो ऐसा हो गया था कि मेरे को लग रहे थे हर क्वेश्चन मैंने पहले से कर रखा है, बस मैं टिक करती गई। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। मतलब मेरे को गैडवी में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से आधा घंटा लगा था, बाकी मैं पूरा टाइम सेक्शन कैसे की थी, मतलब कैसे किया था आपने क्वेश्चन? सबसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव सेशन, लाइव नहीं हो पाते थे तो रिकॉर्डेड सेशन, जहाँ जो भी जहाँ मिल रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यूट्यूब में भी बहुत सेशन फ्री में अवेलेबल आ जाते हैं। मैंने यूट्यूब वाले सेशंस भी करे थे, कभी कभी नहीं हो पाते थे तब रिकॉर्डिंग 2x स्पीड में आप चला के देख लो, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए आपकी गलती कहाँ हो रही है। और हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम एक कॉपी मैं हमेशा लेके बैठती थी, वो एक पूरी कॉपी भर गई थी मेरी गलती, मतलब वो मैंने लिख के रखी थी कॉपी के ऊपर मिस्टेक्स, तो मैं हमेशा नोट डाउन करके रखती थी कि ये जगह मेरे गलत है, तो वापस जाके आज इस पार्ट को रिवीजन करना है। तो वही, और उसी के बेसिस पे मैं फिर हाईलाइट करके रखती थी कि हाँ जैसे मैंने बताया था सेल साइकिल, वो मेरे क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, कुछ भी हो जाए वो गलती होते थे मेरे, बट ठीक है फिर मैंने वो भी धीरे धीरे सीख लिया कि कैसे करने होते हैं। So, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने किस तरीके से किया सब कुछ, आपकी प्रिपरेशन। आई होप कि आपका पूरा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को गाइड करेगा और उनको बहुत अच्छा आइडिया देगा।
Thank you Thank so you, much, ma'am. dear. Thank you so much for joining with us on Bansal Biology. थैंक यू मैम, मुझे बहुत मन था आपसे सामने से बात करने का, जो कि आज मेरा पूरा हो गया फाइनली। एक साल हम ऐसे ही थे, मैं बस बोलती थी और आप लोग बस चैट पे बताते कि अनअकैडमी पे वो देखते थे। तो अब हमारा फाइनली 1-to-1 हुआ, टॉक हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बोलना है आपको? हाँ हाँ। तो वही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस एजुकेटर को फॉलो करो, बस भरोसा रखो कि हाँ ये आपकी नैया पार करवा देगी। जैसे मुझे भरोसा था कि, क्योंकि आपका अगर खुद का भरोसा नहीं रहेगा ना तो आप कोई फायदा नहीं। जैसे मैं जब नोट्स ले रही थी मुझे पता होता था कि मुझे बस यही नोट्स पढ़ने हैं। बहुत मतलब इस एजुकेटर के अलावा भी बहुत जगह तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। तब कभी कभी ऐसा मोमेंट आता था कि डर जाती थी कि यार ये छूट गया, अब क्या होगा। लेकिन नहीं, वो सच्ची में कभी पूछे ही नहीं गए। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, नहीं पूछे गए तो अब मेरे पास जितने नोट्स है उसमें से अगर इतने सारे यूनिवर्सिटीज और एंट्रेंसेस मेरे हो सकते तो किसी के भी हो सकते हैं। तो वही आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर और आप जिसको अपना मेंटर मानती हो उन दोनों के ऊपर पूरा, जो कि आपने रखा और आप तो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर पहुंच गए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू अब सो इसके बाद CSIR का भी प्रेपरेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी अब धीरे धीरे फिर से बैक उसी ट्रैक पे आएंगे हम, उसी तरीके से जुड़ेंगे और उसी तरीके से CSIR में भी हम बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे। बिल्कुल, बस वही मतलब मुझे भरोसा, मतलब चिंता नहीं है, भरोसा है, बस मैम के नोट्स पढ़ लेंगे, हो जाएगा। होपफुली बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच टिका फॉर जॉइनिंग विद मी एंड इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा सेशन। थैंक यू सो मच वैभवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।